कस्बा शोपियां में आज 3 रोज के बाद आम जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई। सोगन इलाके में मिलिटेंट की तदफीन के दौरान हुई झड़पों में कई अफराद जख्मी होने के बाद पाइन कस्बा शोपियां में हड़ताल से आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई थी। ताहम आज कस्बे में तमाम कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई। इससे आम लोगों ने काफी राहत पाई। मोबाइल इंटरनेट खिदमात को भी गुज़िश्ता रात ही बहाल किया गया था। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद को बीएसएफ की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आला ओहदेदारों ने शहीद ऑफिसर को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि वो कल पाकिस्तान की बिला इश्ताल फायरिंग से शहीद हुए थे। बाद में उनकी जसद खाकी को उनके आबाई इलाका रवाना किया गया। हुर्रियत लीडरों के ताल्लुक से गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने बयान पर वजाहत पेश की है। गवर्नर का कहना है कि एक तिजारती वफ्द से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि किसी के साथ भी ज्यादती होगी तो वो उनकी मदद करेंगे। गवर्नर ने कहा कि उस वफ्द में हुर्रियत लीडर भी शामिल थे। मलिक ने कहा कि रियासत के अवाम बशमूल हुर्रियत लीडरों के मसाइल हल करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत से जहां तक सियासी मुज़ाकरात का मामला है तो वो मरकजी हुकूमत ही करेगी। सत्यपाल मलिक ने फौजी सरबराह के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान अगर हथियार डालकर असल धारे में शामिल होना चाहते हैं तो जरूर उनकी मदद की जाएगी। उसमें बातचीत की बात नहीं है। बात यह है कि कोई आदमी मुझे एक डेलीगेशन में मिलने आए थे, जो व्यापारियों का डेलीगेशन था श्रीनगर और जम्मू के। तो उसमें एक सज्जन ने कहा कि जाति बहुत हो रही है। तो मैंने कहा कहाँ हो रही है, मुझे बताओ, बताओगे तो मैं पता कराऊंगा। खैर उसको कोई ऑफेंड पता नहीं था। तो मुझे ही बताया गया कि वो हुर्रियत से संबंधित आदमी था और हुर्रियत के बयान भी आते रहते हैं, जाति हो रही, जाति हो रही। तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो मुझे एलियन ना समझें, पराया ना समझें। अगर आपको कहीं कुछ दिखता है तो आप मुझे बताएं। मैं अपनी फोर्सेस के पूरे साथ हूं, उनके पीछे हूं, फौज, पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ। लेकिन अगर कहीं जाति वो करते हैं तो उसके लिए मैं तैयार हूं कि उसकी जांच कराऊं और जिसके साथ जाति हुई उसे न्याय दिलवाऊं। तो हुर्रियत के लिए मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आई एम अवेलेबल टू यू। आप मुझे बता सकते हैं कहाँ कहाँ जाति हुई है। और ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये तो सिर्फ मैं अपने आप को चूंकि आम आदमी के लिए अवेलेबल किया है तो उनके लिए भी कर रहा हूं कि आप कोई बात हो तो मुझे बताएं। हुर्रियत के लोग सीनियर लोग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। बातचीत तो सेंटर, देखिए पॉलिटिकल बातचीत तो सेंटर के हाथ की चीज है, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मेरे पास उसका मैंडेट है। लेकिन उनको कहीं कोई जाति दिखती है या कोई डेवलपमेंट का भी इशू है या कोई उनका अपना भी इशू है, उस सब के लिए मैं अवेलेबल हूं। महबूबा जी तो सरकार में थी, उस वक्त काफी कुछ कर सकती थी। खैर लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है तो मैं 2 बात इसमें क्लियर करूं कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनको तो कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बातचीत नहीं। जो अपने लोग हैं उनके बारे में जो आर्मी चीफ ने कहा, मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि वो अगर गन छोड़ के और मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। इस बीच रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि गवर्नर को चाहिए कि वो जो भी बात कहें उस पर फिर कायम रहें। वो गवर्नर सत्यपाल मलिक के कल हुर्रियत के साथ बातचीत के सिलसिले में दिए गए बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे थे। मीर जम्मू के मड ब्लॉक में कांग्रेस लीडर ठाकुर बलवान सिंह की तरफ से मुनाकिदा एक रैली से खिताब करने के बाद न्यूज 18 उर्दू से बात कर रहे थे। कांग्रेस लीडर तारा चंद, रमन भल्ला के अलावा दीगर लीडरान ने भी लोगों से खिताब किया। गवर्नर साहब इस वक्त स्टेट और सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि बहसीत गवर्नर, बहसीत मरकज का नुमाइंदा, जब वो कोई बात कहें उस पर फिर कायम रहे। वरना पिछले 4-5 महीने से देखा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले थे, चाहे करप्शन के मामले थे, चाहे जेके बैंक का मामला था, और इन चीज़ों में एक स्टेटमेंट वो देते हैं और 8 दिन के बाद में कोई ना कोई यू टर्न लेते हैं। तो इसमें इस तरह के इश्यूज़ में जब तक एक कंसिस्टेंसी, जब तक एक सही इरादा ना हो, और वरना खाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बाजी तक ही रहते हैं, उससे भी फिर लोगों में एलिनेशन बढ़ती है, लोगों में नाराज़गियाँ बढ़ती हैं।
गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात के हक में है कि किसी भी कार्रवाई के दौरान आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस पार्टी को आप पूछिए, कांग्रेस पार्टी का तो क्लियर कट मामला है कि जो सिविलियंस है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको सरकारों को सुरक्षा देने का काम होता है। जहां सिविलियन और इनोसेंट लोगों का मारदाड़ होता है वो नहीं होना चाहिए। बाकी जो कोई अपना इरादा लेकर निकले हैं उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस को उनको टैकल करना है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो हमारा कंसर्न इनोसेंट सिविल लोगों के साथ में इस तरह का मारदाड़ नहीं होना चाहिए और उस पर कांग्रेस पार्टी आज भी कायम है। आरएसएस मुसलमानों के दोस्त नहीं है। इस मर्तबा मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि बराह रास्त आरएसएस के साथ है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान किया। पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से कहा कि इस बार कश्मीर दुश्मन अनासिर को नाकाम बनाने के लिए लोगों को मुत्तहिद होना है। इस मौके पर पार्टी के कई लीडरान भी मौजूद रहे। एनसी सदर ने कहा कि पीडीपी ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है। आज मुकाबले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ तम मुसलमान हंद दोस्त तमो रटमित कह इंसान यम शराब चलान रोपये दिवान दपान जरा यम हेकन मल हेत हंदन लूकन हेकन हेकन कैचन इंसान मल मगर लूकन तो सान माजन बन हेकन वन बह बन वन वजीर आला इसलिए मे दियो वोट चुनाव बन गए मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी के दरवाजे हर उस लीडर के लिए खुले हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के कचरे वाले बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती का वो बयान इंतहाई अफसोसनाक है। उमर अब्दुल्ला ने आज बीरवा का दौरा किया। उन्होंने गोंदीपुरा बीरवा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन में भी शिरकत की। उनके हमरा तनवीर सादिक और प्रोफेसर मजीद मुत्तू भी रहे। हमें पहले से ही नहीं सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के वोटर जो हैं उनका फ़ैसला क्या होगा। आखिरी में फ़ैसला जो है वो तब होता है जब बटन दबता है। जहाँ तक लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है, हम उनका खैर मकदम करते हैं। सही सोच रखने वाले और जिनके इरादे इस रियासत के तयन सही हैं और जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा है, उनको जब वो चाहें हम उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल कर लेंगे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती साहिबा का कहना है, मुझे तो अफसोस है इस बात पे, क्योंकि जब तक वो उनकी तंजीम में शामिल थे तब तक वो ठीक लोग थे। जब तक असेंबली में वो पीडीपी के नाम पे लड़ते थे, जब तक वो पीडीपी के नाम पे झगड़ते थे, तब तक वो ठीक थे। जब उन्होंने पीडीपी को छोड़ा तब वो कचरा बन जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अब 20-21 साल हो गए सियासत में। मेरे भी कई साथी गए, कई साथी आए, पता नहीं आगे कितने साथी चले जाएंगे, लेकिन मैंने कभी अपने साथियों के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार हर किसी के सोशल कांटेक्ट रहते हैं। कल को जब इन्हीं लोगों के साथ महबूबा मुफ्ती की मुलाकात होगी तो आंख से आंख मिला के बात कैसे हो पाएगी जब ने आपको इनसे कहा कि ये कचरा है। ना शाह फैसल ने कभी ये कहा कि वो किस तंजीम में जा रहे हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ये कहा कि शाह फैसल हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने उसी वक्त ट्विटर पे कहा, मैंने उसको सियासत में वेलकम करते हुए कहा कि शाह फैसल जो फैसला करेगा उसकी अपनी मर्जी है, वो कहाँ जाए। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से राम मंदिर पर दिए गए एक बयान पर पीडीपी लीडर व राज्य सभा मेंबर फयाज अहमद मीर ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला सालसी से हल हो जाता है तो वो पहले शख्स होंगे जो बाबरी मस्जिद के लिए पहली ईंट लगाएंगे। वाज़ेह रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता दिनों राम मंदिर की तामीर होने पर पहला पत्थर लगाने की बात कही थी। मीर ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के घर जाना कोई गलत बात नहीं है। फयाज मीर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी को हिदायत दी कि वो सड़कों पर नमक छिड़क कर लोगों के चलने फिरने में आसानी को यकीनी बनाए।
फारूक साहब का सवाल है। फारूक साहब एक बड़े लीडर है। मैं क्या कहूँगा, उनकी अपनी ज़ाती राय वो है या उनकी पार्टी की राय है। मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद रहनी चाहिए और इंशाल्लाह अगर उसका फैसला जल्दी आएगा, इस वक्त कोर्ट में है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे मौका दिया जाए कि पहली ईंट वो मस्जिद की मैं लगाऊँ। बीजेपी राम मंदिर के नाम पे इस वक्त जो है, उनको पता है कि 2019 में जो अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, वो इस पे सियासत खेल रहे हैं। देखिए, मिलिटेंट जो था, उनके घर में जाना कोई गलत बात तो है नहीं, वो हमारी सोसाइटी के हिस्सा है और उनको मिलिटेंट कहना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर वो उनके घर वालों को भी मिलिटेंट कहते हैं, वो गलत बात है। और आज ही नहीं जाती थी, वो इससे पहले भी उनके घरों में जाती थी। मुझे जो इस वक्त ये बर्फबारी हो रही है, इसकी मुझे वेव अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ग्राउंड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती की मिलिटेंट लीडरों से बातचीत करने की वकालत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात देकर महबूबा मुफ्ती सियासी फायदे हासिल करना चाहती हैं। उन्होंने मिलिटेंसी से मुतासरा लोगों के साथ बातचीत करने की वकालत की। बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों से जिनके घर वालों को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने ज़बह किया, जिन लोगों के घर पाकिस्तानियों ने बर्बाद किए, जिन लोगों को तबाह किया, बिजनेस वालों को, होटल वालों को, टूरिज्म वालों को, टैक्सी वालों को, शिकारे वालों को, जिन बच्चों की पढ़ाई बर्बाद की, उन लोगों से बात होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों से बात करो। 6 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर नहीं जा सकता। उनके पास, उनके कैंपों में कभी आके कोई नहीं बैठता। उनके साथ किसी को हमदर्दी नहीं है, उनका जिक्र नहीं है। पाकिस्तान वालों से बात करो, आतंक और दहशतगर्दों से बात करो। नया ड्रामा शुरू कर दिया है लोगों ने। वहीं असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक एक सवाल के जवाब में रविंदर रैना ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात मुनाकिद कराने के हक में है। चाहते हैं कल के बजाय आज इलेक्शन हो, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन डिले हो। और आपने देखा है कितनी तेजी से हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी चल रही हैं, सारी रैलीज चल रही हैं और बीजेपी अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स भी हमने अपने वर्कर्स को दे दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली के इंतखाबात हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस के साथ हों और दोनों एक ही डेट को। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। 12वीं जमात में साइंस स्ट्रीम में टॉपर को बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं दिया गया है, जबकि टॉपर से कम नंबरात हासिल करने वाले और जाली सर्टिफिकेट्स पेश करने वाले तलबा को दाखिला मिल गया है। टॉपर स्टूडेंट ने इसे एक बड़ा घोटाला करार देते हुए इस जिम्न में क्राइम ब्रांच में एक केस दर्ज कराया है और हुकूमत से मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। सार्क ममालिक के तलबा के लिए बांग्लादेश मेडिकल कॉलेजेस में चंद नशिस्तें महफूज रहती हैं। सार्क ममालिक के कई तलबा हर साल बांग्लादेश से MBBS की तकमील करते हैं, ताहम वहां के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले को लेकर एक बड़े घोटाले का इंकशाफ सामने आ सकता है। दरअसल 12वीं जमात के इम्तिहान में टॉप करने वाले फहीम रशीद ने इल्जाम लगाया है कि कम नंबरात हासिल करने वाले और जाली सर्टिफिकेट्स पेश करने वाले तलबा को बांग्लादेश मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिया गया है, जबकि टॉपर होने के बावजूद इन्हें दाखिला नहीं दिया गया। फहीम ने साल 2017 में 12वीं जमात साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था। इन्हें 500 में से 491 नंबरात हासिल हुए थे और बायोलॉजी में 99 मार्क्स मिले थे। फहीम के मुताबिक उनसे कम नंबरात हासिल करने वाले बाज़ तलबा को दाखिला दिया गया है और चंद तलबा ने तो जाली असनाद के जरिए दाखिला पाया है। मैंने 2017 बैच में फर्स्ट पोजीशन लाई थी मेडिकल स्ट्रीम में JK बोर्ड के अंडर, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपना एडमिशन के लिए अप्लाई किया था सार्क कोटा के अंडर बांग्लादेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो 10 जनवरी को सार्क की फर्स्ट लिस्ट आउट होती है और उस फर्स्ट लिस्ट में 15 कश्मीरी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं। हैरानी की बात यह है कि बीइंग द स्टेट मेडिकल टॉपर आई एम ड्रॉप्ड आउट ऑफ द लिस्ट एंड द स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस हु हैव लेस ग्रेड्स देन मी आर इन द लिस्ट। अब इसके खिलाफ मैंने अपनी पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। मैंने JK बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रिजल्ट्स डाउनलोड करने की कोशिश की। इन 15 कैंडिडेट्स में से 8 मेरे बैच के हैं,
और उन 8 में से किसी को भी मेरे जितने मार्क्स है नहीं। आई वॉज द फ्रंट रनर, मेरा पहला नाम होना चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में, सार की इस लिस्ट में, लेकिन मेरा ही नाम ड्रॉप किया हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स का नाम इसमें आया हुआ है उनके मार्क्स बहुत लो है, दे आर स्कोरिंग इन 70s, किसी के मार्क्स 80s में है। मेरे 99 आउट ऑफ 100 है इन बायोलॉजी, और मेरा ही नाम इस लिस्ट में नहीं है। फहीम ने इस मामले में क्राइम ब्रांच में एक केस दर्ज कराया है। फहीम का इल्जाम है कि इस घोटाले के पीछे कंसल्टिंग एजेंसियों का एक बड़ा माफिया सरगर्म है। फहीम ने इस जिम्न में वजारत खारजा को एक मकतूब रवाना किया है और रियासती गवर्नर से भी इसमें मुदाखलत की अपील की है। इस मुबैना घोटाले को मंजर आम पर लाने में फहीम को मुख्तलिफ गोशों से भरपूर हिमायत मिल रही है। साबिक IAS अफसर डॉक्टर शाह फैसल ने भी इस ताल्लुक से ट्वीट किया है। वेरी अनराइट, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स। यहाँ पे कुछ कंसल्टेंसीज है जो फ्रॉड है, वो फेक सर्टिफिकेट्स एक्चुअली प्रोड्यूस करती हैं एम्बेसी पे, तो एम्बेसी उन्हीं को अटेस्ट करते हैं, उन्हीं का वैट होता है, तो वही सर्टिफिकेट्स उनके लिए जेन्युइन बन जाती हैं। लेकिन जब वो बांग्लादेश से वापस आते हैं MBBS करके, वो वापस JK बोर्ड की दिखा लेते हैं ये मार्क्स कार्ड अपने, तो बीच में जो है गैप रह जाता है, ये किसी को कभी समझ ही नहीं आता है। मैं इस साल की जो लिस्ट हुई है, मैं अपील करता हूँ, बार बार अपील कर रहा हूँ मैं लोगों से, जितने भी इसमें ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करें इस मैटर को और देखें कि कहां पे फ्रॉड हुआ है, किन स्टूडेंट्स ने फेक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस की है। इनफैक्ट देयर आर रूमर्स दैट सम स्टूडेंट्स हैव प्रोड्यूस्ड सर्टिफिकेट्स हु आर फ्रॉम कश्मीर इटसेल्फ, दे हैव प्रोड्यूस्ड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम आंध्रा बोर्ड इटसेल्फ। आई रिक्वेस्ट every official to please look into the matter so that justice is done with me. I deserve this seat and I want it. ये बहुत ही मायूसकुन रुझान है। इस तरह के वाकयात उन तलबा के अज़्म को मुतज़लज़ल करते हैं जो दिन रात मेहनत करके तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि फहीम की तरह और भी कई मुस्तहक तलबा अपने हक से महरूम हो रहे हों। मुतालिका हुकाम और क्राइम ब्रांच को इस मामले की तह तक जाते हुए इस धोखाधड़ी में मुलविस अफराद को बेनकाब करना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। बडगाम के ADC खुर्शीद अहमद शाह रहबर खेल की सिलेक्शन लिस्ट के ताल्लुक से जांच रिपोर्ट मुय्यना वक्त पर जमा करने में नाकाम रहे हैं। उम्मीदवारों के इंतखाब के मरहले में बेज़ाब्तगियों के इल्जाम के बाद जांच शुरू की गई है। फहरिस्त में जगह न पाने वाले उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया है कि जिला इंतजामिया जांच रिपोर्ट दाखिल करने में जानबूझकर ताखीर से काम ले रही है। इसी दौरान DC बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि उन्होंने मुतल्लिका कमेटी मेंबरान को जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करने की सख्ती से हिदायत दी है। पूरे सिस्टम ही फेल ही लग रहा है मुझे इसमें। AD साहब भी कुछ भी रिपोर्ट भी नहीं आ रहा। कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास गए, उसने कहा कि मैंने अपना रिपोर्ट दे दिया, मैंने कमेटी को भी वो अपना रिपोर्ट सौंपा। कमेटी अभी कोई भी डिसाइड भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे कि आज हो क्या, कौन सा इसमें क्या हुआ, इस लिस्ट में क्या है क्या नहीं है, जो भी है, मगर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उसमें कमेटी में जो भी मेंबर्स हैं उनको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि पूरा चेक किया जाएगा उन सारे कैंडिडेट्स को, और जितने भी अपेयर कर रहे थे उनकी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि वेदर द कमेटी जिसने सेलेक्ट की थी सिलेक्शन में जो थे उन्होंने वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है कि नहीं। आई हैव गिवन देम द टाइम, और मिनिमम पॉसिबल टाइम में वो मुझे विद इन अ फ्यू डेज दैट रिपोर्ट विल बी सबमिटेड एंड इंशाल्लाह जस्टिस विल बी डन। ऑफ जम्मू कश्मीर के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कश्मीरी पंडितों की कुछ तंजीमों की तरफ से मुनाकिदा इस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी के कई सरकर्दा शख्सियात और लीडरान ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन को अब 30 साल हो गए हैं और इस तबके को कई मुश्किलात का सामना है। इनके मामलात को अभी तक सुलझाया नहीं जा सकता है। मुंतजमीन का कहना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसों का एक सिलसिला शुरू किया गया है जिस दौरान माइग्रेंटों के मामलात को उजागर करके कोई हल निकाला जा सके। इसमें जो फर्स्ट इशू आज हमने चूज़ किया जिसमें पहला सेमिनार है वो है कश्मीरी पंडित्स एंड 30th ईयर ऑफ एग्जाइल। हम देख रहे हैं कि 19 तारीख को हम देख रहे हैं जिस तरह से 30 साल जो है वो 29 साल पूरे हो जाएंगे और 30th ईयर जो है स्टार्ट हो जाएगा एक एक्सोडस को, जो एक बड़ी ही दर्दनाक घटना थी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए। तो उसी पे एक सेमिनार, एक डायलॉग हमने रखा है, तो सबको हमने बुलाया एक, ताकि इस पर एक डिस्कशन हो, एक डायलॉग हो और कोई रेजोल्यूशन की तरफ जो है एक हम इस पर कोई सोल्यूशन निकले, कोई रेजोल्यूशन जो है कोई ना कोई पॉइंट बाहर आए जिससे कहीं हेल्प हो सके इस कॉज को जल्दी से जल्दी इसका रेजोल्यूशन निकल।
जिला सांबा के नानकी चक कौमी शाहरा पर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है। 3 ट्रकों के बीच टक्कर होने से यह हादसा पेश आया। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी अफराद को पुलिस और लोगों की मदद से जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। तीनों जख्मी अफराद को बाद में मजीद इलाज के लिए जम्मू रवाना किया गया। इस हादसे के बाद कौमी शाहरा कई घंटों तक बंद रही। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके ट्रैफिक को बहाल कर दिया है। में ये एक आदमी के ड्राइवर की डेथ हो गई, 2 शायद इंजर्ड हो गए हैं। इसमें लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हम यहाँ मौके पर आए और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो मशीनरी वगैरह काल करके तो जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं वो रोड से रिमूव की और ट्रैफिक को रिस्टोर कर दिए दोनों। अनंतनाग के नौगाम शांगस इलाके में लोगों ने डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर एहतिजाजी मुजाहरे किए। इस दौरान पूरे इलाके में हड़ताल रही। मुजाहिरीन ने नौगाम में डिग्री कॉलेज के क़याम के मुतालबे को लेकर सड़क को जाम किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि नौगाम के लिए लोगों की ख्वाहिशात और इलाके की मरकजियत को मद्देनजर रखकर डिग्री कॉलेज के क़याम को मंजूरी हासिल होनी थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह कॉलेज दूसरे इलाके को मुंतकिल किया गया। लोगों ने धमकी दी कि जब तक उनकी मांग तस्लीम नहीं होती है तब तक ये एहतिजाज जारी रहेगा। नहीं है किस साजिश के तहत ये डिग्री कॉलेज हमसे छीन लिया। अगर उनको देना ही था नारद में तो हरदोतुरा या रोनी पर, मगर ये साजिश के तहत चिट्ठी सिंहपुरा में दे दिया। गवर्नर साहब से अपील करते हैं इसके लिए एक टीम इंक्वायरी के लिए खड़ा करे ताकि हमारे साथ इंसाफ मिलेगा। ये टच करता है यहाँ पे जो कुकरना की कॉन्स्टिट्यूंसी उसको भी, यहाँ से मटन यहाँ इसको भी, और बीच का है ये। तो ये जिसका सेंट्रल पोजीशन है ये तो मुझे लग रहा है सबसे अच्छा फैक्टर है अगर आप डिग्री कॉलेज यहाँ पे एस्टैब्लिश करता है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। हमारी गवर्नमेंट से ये भी डिमांड है कि इसको देखा जाए। अगर ये हमें मिला था तो फिर हमसे इसको दूर क्यों रखा गया। द्रास में महकमे पीडीडी के हुकाम की लापरवाही का मामला सामने आया है। मौसम सरमा की आमद पर मारपोचो हाइड्रो प्रोजेक्ट को नवंबर में बंद किया गया। ताहम कहा जा रहा है कि महकमे के ओहदेदारों ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए प्रोजेक्ट के मकाम से ठीक से पानी का रसाव नहीं किया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए मालियत की मशीनों को नुकसान पहुंचा है। मशीनों पर बर्फ भी जम गई है। इस मामले पर महकमे के किसी भी अफसर ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जब फोन पर राबिता किया गया तो उन्होंने कहा कि पानी के लीक होने से मशीनों पर असर पड़ा है, जिसे बहुत जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। मकामी अफराद ने इस मामले की तहकीकात कराने और लापरवाही के मुर्तकिब पाए जाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिछले 4 दिन से इतनी सर्दी द्रास में शायद -28-30 से ऊपर जा रहा है, कोई रुकावट बगैर, कोई परेशानी बगैर चल रहा है। तो इनकी तो लापरवाही है। ये सिर्फ तनख्वाहगार में आकर बैठ के तनख्वाह खाने के लिए चाहते हैं और हर साल अक्टूबर में इसको क्लोज करके बंद करते थे और इस साल इन्होंने इसको दोबारा बंदने के काबिल ही नहीं कर दिया है। तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सीसी साहब और डीसी साहब से फिर से गुजारिश है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेके इस चीज के बारे में इनसे पूछा जाए। इस प्रोजेक्ट में पानी देखेंगे और उस प्रोजेक्ट में भी आप जाके पानी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है इस प्रोजेक्ट के मुकाबले में वहाँ 3 गुना पानी ज्यादा चल रहा है। तो इसलिए जो है वहाँ पे जो पीडीडी का जो डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने अब अपनी जो है सेफ्टी के लिए बंद करके जो है ये लोग तेल का जनरेटर चलाने की चक्कर में रहते थे। इसलिए जो है वो पहले से बंद करते थे, अब इसी हिसाब से रूटीन चलता रहा है। तो अब बंद किया है तो भी अभी कम से कम तसल्ली से बंद करना चाहिए था जिनको, कि पानी वानी जो है क्लोज करके ढंग से बंद करना चाहिए था। इन लोगों ने पानी छोड़ के रखा है और इस टाइम उस जनरेटर का बिल्कुल खस्ता हालत है, क्योंकि वो वापस रिपेयर करने के लिए उसमें करोड़ों लगने वाला है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। आज दोपहर से शुरू हुई ताजा बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर में कुछ कमी वाक़ हुई है। हालिया बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन पैदा होने के सबब आमदरफ्त पर असर पड़ा है और राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस ताजा बर्फबारी से लोगों को सर्दी की लहर से कुछ हद तक राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने 19 जनवरी से फिर से बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि बर्फबारी 19 जनवरी की शाम या 20 जनवरी की सुबह से शुरू होगी और 23 जनवरी तक जारी रह सकती है। उन्होंने बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने की हिदायत दी। 17 और 18 मौसम अमूमन ठीक रहेगा। 19 को फिर ये क्लाउडी रहेगा, ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा और 19 की नाइट या 20 की मॉर्निंग से लेके 23 तारीख तक अगेन
जैसे हमारा पेशेंट हुई था, एक इंटेंस WD जो है इज लाइकली टू हिट द जम्मू एंड कश्मीर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे के बर्फ़ और पहाड़ी इलाकों में हेवी स्नोफॉल होने का इम्कान है। और चंद इन दौरान खास करके 20, 21, 22 के दौरान देयर कैन बी डिसरप्शन इन सरफेस, जैसे कि एयर सरफेस और एयर ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा दिक्कत भी आ सकते हैं। हमारा एडवाइस यही रहेगा, एडवाइजरी, कि जब भी स्नो होते हैं तो जो भी स्नोबॉर्न एरिया में लोग रहते हैं एहतियात बढ़े रहें, सावधान रहे, अब जहाँ पे ज़रूरत ना हो मूवमेंट ना करें। ये हमारा जनरल परसेप्शन, जनरल एडवाइजरी रहेगा। उधर गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर इलाकों में भी आज ताज़ा बर्फबारी हुई। चंदी लोरा, टंगमर्ग और गुलमर्ग जाने वाले हाईवे पर काफी देर तक फिसलन रही। फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में दिक्कतों का सामना रहा। इंतजामिया ने गुलमर्ग जाने वाली तमाम गाड़ियों को हिदायत दी कि वो टायर में जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग जाएं। किसी भी गाड़ी को टायर में बगैर जंजीर के गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुपवाड़ा जिला में आज एक मरतबा फिर ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मैदानी इलाकों में 4 से 6 इंच बर्फ जमा हुई, जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट के करीब बर्फ पड़ने की इतला है। जिला के तीनों सड़क राबिते मत्सिल, केरन, करना आमदरफ्त के लिए बंद हैं। डट ब्रिज तक का रास्ता बहुत खराब है। यहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं। कोई बीमार बच्चा, लेडीज, कोई बुजुर्ग बीमार होने से हम लोगों को कंधों पर चारपाई पर उठाकर डट ब्रिज तक लाना पड़ता है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि न्यूज़ 18 उर्दू की मसालत से ये जो है हमारा डट ब्रिज से केरन तक का रास्ता ठीक किया जाए। उधर जिला शोपियां में भी ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई। जिला के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आज सुबह से ही ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई। जिला इंतजामिया शोपियां ने किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां उवैस अहमद ने अफसरान के हमरा तैयारियों का जायजा लिया। हफ्ते में कुछ बर्फबारी के इम्कान है और आज भी जैसे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, तो हम एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी टीम्स रेडी हैं, स्नो क्लियरेंस मशीन्स रेडी हैं और अभी क्योंकि थोड़ी सी बर्फबारी हुई थी लेकिन फिर भी हमने अपनी मशीनें जो हैं वो स्टेशन कर दी हैं अलग अलग जगहों पे और कंट्रोल रूम्स हमारे फंक्शनल हैं। मैं खुद भी अगर मुझे कोई कॉल कर रहा है मैं रिसीव कर रहा हूँ और उसकी हम ग्रीवेंस वगैरह जो भी है वो हल कर रहे हैं। बांडीपुरा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पहली बार 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क को मौसम सरमा में ज्यादा से ज्यादा देर तक खुला रखने का जोखिम भरा काम अंजाम दे रही है। सत्ता समंदर से 11,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ राजदान टॉप पर इस वक्त 7 फीट से जायद बर्फ जमा है। इलाके में -25 डिग्री दर्जा हरारत होने के बावजूद के अलावा 30 से लेकर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके बावजूद भी BRO के एहलकार इस सड़क को खोलने का काम अंजाम दे रहे हैं। बीकन ने राजदान पास और दही नाला तक सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया है, ताहम बार बार की बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से हटाई गई बर्फ सड़क पर फिर आकर जमा हो जाती है। ताहम BRO के अफसरान का कहना है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद ज्यादा से ज्यादा देर तक राजदान पास को खुला रखने की कोशिश जारी रहेगी। आप देख रहे हो कितना हवा चल रही है, क्या हिसाब किताब है, बहुत ही दिक्कत आ रही है। टेम्परेचर यहाँ -25 है सर। राजधानी टॉप पे हम खड़े हैं अभी। दिन में हम किलोमीटर तो 3-4 निकालते हैं, लेकिन जो दिन में जो काम करते हैं वो रात में भर जाता है पूरा। हवा चल रही है पीछे, अभी जो हमने जितना किया पीछे वो पूरा भर गया। तो हवा साथ नहीं दे रही है सर, ये मौसम साथ नहीं दे रहा है। यहाँ हवा तंग कर रही है हमें, क्योंकि बर्फ पूरी आंखों में उड़ रही है। अभी भी देखो ये ठंडी हवाएं चलती हैं जिसके कारण वापस बर्फ जो है उड़ के जमा हो रही है, जिससे हमारा टास्क और मुश्किल हो रहा है। बट हमारा टीम, BRO का टीम पूरा डिटर्मिन्ड है। हम लोग लगे हुए हैं कि इस बार एटलीस्ट कोशिश करें इसको एक्सटेंडेड ओपनिंग रखने के लिए राजधानी की, जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से ITI अनंतनाग में रोजगार मेले का एहतमाम हुआ। मेले का इफ्तिताह DC अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक ने किया। उनके हमरा डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट व दीगर अफसरान भी थे। मेले का मकसद नौजवानों को खुद रोजगार की जानिब रागिब करना था। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से स्टॉल लगाए गए थे। DC अनंतनाग ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज बन गया है, लेकिन मौजूदा दौर में मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए नौजवान न सिर्फ खुद रोजगार के अहल बन सकते हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं।
स्कीमें हैं जहां बेहतर तरीके से लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं और आमदनी के ज़रा इन स्कीमों में है। तकरीबन हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे तकरीबन ऐसी 50-60 स्कीमें हैं, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं। तो मकसद हमारा ये है कि इन स्कीमों के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस हो, पढ़े लिखे बच्चों तक इन स्कीमों के बारे में जानकारी पहुँचे। और जम्मू में नेशनल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के एहतमाम से मुनाकिदा प्रोग्राम में काफी तादाद में SC और ST जुमरों से ताल्लुक रखने वाले छोटे कारखानादारों और दीगर तिजारत पेशा लोगों की एक काफी तादाद ने शिरकत की। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के डायरेक्टर रशीद कादरी ने बताया कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद उन तबकों से वाबस्ता कारखानादारों को मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि एक मरकजी स्कीम के तहत ऐसे अफराद की इमदाद व एआनत की जा रही है। तरफ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको लाया है, दूसरी तरफ से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं SC ST से वाबस्ता जो अपनी चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से वाबस्ता चीज़ें हैं, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट से वाबस्ता चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ और चीज़ें बनाते हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, ताकि जब भी उनको प्रोक्योरमेंट अपनी करनी हो तो उनको एक मौका मिले। रामबन में एक कुंबे के 100 से जायद भेड़ अचानक नामालूम बीमारी की वजह से मर गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से ये भेड़ अचानक बीमार होने के बाद मरने लगे। मालिकान की जानिब से महकमे चीफ हस्बेंड्री को मुतल्लक किया गया। जम्मू से आई डॉक्टरों की टीम ने भेड़ों के मरने की वजह जानने के लिए सैंपल हासिल किए हैं। मालिकान का कहना है कि पूरे कुंबे का रोजगार इन भेड़ों पर ही मुनहसिर है। उन्होंने इंतजामिया से मदद की अपील की है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि इस मामले का तफसीली तौर से जायजा लिया जाएगा। उन्होंने पूरे जिला में एडवाइजरी जारी कर दी है। हमारे पास 250 माल था, तो 250 में से हमको बच गया है 50 नाग टोटल ऑलरेडी, तो 200 माल चले गया। तो उसमें से कोई 10 एक हैं वो बचने के काबिल बिल्कुल नहीं है। मुतालबा यही है कि हम गुजारिश करते हैं यही कि गवर्नमेंट से सबूत से जो भी है कि हमारे को न्याय जल्दी से जल्द मिलेगा। जी हमारी अपील है मजिस्ट्रेट वालों से सबसे कि कम से कम कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए इस कुंबे को, जबकि इनका दारोमदारी इसी माल पर था। हमारी नोटिस में आया, हमारे शीप हस्बेंड्री के डॉक्टर्स उसी वक्त गए, वी हैव कंटैक्टेड। इनका एक रिसर्च टीम भी आज वहाँ देख रहा है कि कॉज क्या है। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री चीफ हस्बेंड्री को ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो एक एडवाइजरी जारी कर ले, क्योंकि मौसमी हालात की वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सर्दी है। क्या क्या है सर्दी में, क्या क्या एहतियात और तदाबीर करने चाहिए ताकि जो हमारे पशु हैं इनको कैसे हम बीमारियों से या सर्दी से बचाएंगे। इसके लिए बाज़ाब्ता एक एडवाइजरी जारी हुई है। तांतरेपुरा मालमुख पट्टन के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि यहाँ 4 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। 20 दिनों से सारी आबादी बिजली से महरूम है। लोगों का कहना है कि कोई एक ट्रांसफार्मर भी इन्हें मरम्मत करके नहीं दिया गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक कई बार इस मसले को मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है।